खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं मंजिल मेरी, जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। सो गाइस, इसी नोट के साथ में हम करेंगे अपनी क्लास की शुरुआत विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके, आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखो, हमारी लाइफ में ना बहुत बार ऐसा वक्त आएगा, या फिर आपकी लाइफ में अभी भी आ रहा होगा ना, जहां पे आपको लग रहा होगा कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, खुद पे सेल्फ डाउट होगा, नेगेटिविटी चारों तरफ से आ रही होगी, मोटिवेशन बिल्कुल जीरो होगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी नीचे गिरता जा रहा होगा। सो डू नॉट वरी एट ऑल, बने रहो, पढ़ते रहो, स्टे ट्यून्ड विद मी। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, यू पीपल कैन शेयर विद मी इन द कमेंट सेक्शन। सो कुछ नहीं होता, चलती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं तो आने दो, आप अपना कर्म करो। डू नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट एट ऑल, जस्ट डू योर कर्मा। सो दिस इज माय मैसेज टू यू पीपल। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा हमारा थोड़ा सा मोटिवेशनल लेक्चर हो गया। ओके जी, सो हम करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। उससे पहले गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमनिफाई। ओके, सो जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 का, इससे पहले हमने 3 इंडिया के काउंसिल एक्ट्स करे। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कौन कौन से काउंसिल एक्ट हमने जो थे वो पिछली क्लासेस में पढ़े थे। अब देखो, इस एक्ट को जो था इनेक्ट करा गया था 1919 में। अब ये इनेक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्रेम करना या बनाना। ठीक है, रूल्स या रेगुलेशन को बनाने को हम लोग क्या बोलते हैं? इनेक्ट बोलते हैं। आप मुझे ये मत बोलना कि मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ा रही, इस पॉलिटी की जो लैंग्वेज है वो मैं आपको सिखा रही हूँ। ओके, तो इनेक्ट का मतलब क्या होता है? टू मेक और फ्रेम एनी रूल और रेगुलेशन। ठीक है, बट अब मैंने आपको ऐसा क्यों बताया? क्योंकि ये जो एक्ट था वो बन चुका था, इनेक्ट हो चुका था, इसके प्रोविजंस फॉर्म हो चुके थे, फ्रेम हो चुके थे, बन चुके थे 1919 में। लेकिन इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन मतलब केम इनटू फोर्स कब आता है? 1921 में। अब यहीं से मैं आपको देती हूँ एक एग्जांपल, क्योंकि यहीं से क्लियर होगा तो आगे जाके और भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो मेरी सुनो बात ध्यान से। मैंने एक रूल बनाया 2020 में। रूल ये है, बड़ा फनी सा रूल है, आपके लिए बनाया मैंने ताकि आप लोग हंसो और इस पढ़ाई को एंजॉय के साथ में, एंजॉयमेंट के साथ में जो है वो करो। ठीक है जी, तो रूल मैंने ये बनाया 2020 में। मैंने रूल बनाया कि जो लोग है ना, वो लोग रात को 12 बजे के बाद सड़क के बीच में नहीं खड़े हो सकते। ठीक है, कई लोगों की आदत होती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो क्या करते हैं कि रात को आके सड़क के बीच में खड़े हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे रूल बना दिया कि रात 12 बजे होते ही कोई भी सड़क के बीच आके खड़ा नहीं हो सकता, वरना उसे उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई जाएगी। तो ये रूल बनाया मैंने 2020 में, राइट। तो ये क्या हो गया? इनेक्ट हो गया। ठीक है, बन गया रूल कि अच्छा, रोड पे खड़े होने से 12 बजे के बाद आपको क्या है? पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, ये केम इनटू फोर्स नहीं आया, ये एप्लीकेबल नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, अब क्या होता है कि 2022 में इस एक्ट को मैं एप्लीकेबल कर देती हूँ, इस एक्ट को मैं इंप्लीमेंट कर देती हूँ, और अब 2022 के बाद से जो भी रात को 12 बजे के बाद से रोड पे खड़ा होगा उसको मिलेगी उम्र कैद की सजा। लेकिन 21 में मान लो कोई सड़क के बीच में रात के 12 बजे आके खड़ा हो गया जिद पे कि मैं तो खड़ूंगा, उसको मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो सिर्फ एक्ट मेरा इनेक्ट हुआ था, केम इनटू फोर्स, फोर्स में नहीं आया था, इंप्लीमेंटेशन उसकी नहीं हुई थी। समझ में आ गया इनेक्ट और फोर्स का डिफरेंस? तो ओके, अब बढ़ो आगे। देखो, 20 अगस्त 1917 में हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार ये बात बोली कि इनका जो पर्पस है ना, इनका जो ऑब्जेक्टिव है, धीरे धीरे करके इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म करने का है। ठीक है, ग्रेजुअली क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन करेंगे यहाँ पे ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है जी, ओके। तो एक बात और याद रखनी है, जैसे पिछले वाले एक्ट को हम मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते थे, इस एक्ट को हम लोग जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, एमसी ऐसा करके आप याद कर सकते हो, मॉन्टेग्यू चेम्स। देखो यहाँ पे मेरा अटक जाता है बोलते वक्त ना। ठीक है, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ओके, तो मॉन्टेग्यू क्या थे? ये थे आपके सेक्रेटरी फॉर द स्टेट। ठीक है, जो हमारे इंडिया के सेक्रेटरी थे, और ये थे हमारे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है, अब इसके पढ़ते हैं हम फीचर। तो पहला फीचर इस एक्ट का क्या है? दैट इज relax central control over provinces by demarcating and separating central provincial subjects। ये क्या है? मेरी बात अब ध्यान से सुनो। देखो, उन्होंने क्या करा, प्रोविंसेस को बोला। पहले क्या होता था कि एक ही के पास पावर दे देगी सब, लेकिन जो प्रोविंसेस थी हमारी, उनको बोला कि देखो हम आप पे थोड़ी सी दया कर देते हैं,
हमें लगता है कि अब आपको भी कुछ पावर्स का देना चाहिए, आपको भी थोड़ा इतना रिलैक्स करना चाहिए, आपके ऊपर जो वजन है चीजों का उसको कम करना चाहिए और आपको भी कुछ एंजॉय करने के लिए देना चाहिए। तो इनके ऊपर से जो सेंटर का कंट्रोल था उसको कम कर दिया गया। अगर हर चीज सेंटर ही करेगा तो ये दबा के इनको रख देगा नीचे, दबाव में बैठे रहेंगे बेचारे, खुद से कुछ नहीं कर सकते ये, ठीक है। तो अब क्या करा गया, जो सेंटर का कंट्रोल था प्रोविंसेस के ऊपर उसको थोड़ा रिलैक्स करा गया। अब इसका मेरा मतलब क्या है, रिलैक्स कैसे करा। अब इन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज करी। देखो मान लो कोई सब्जेक्ट्स हैं, पहली बात सब्जेक्ट क्या होता है, कोई टॉपिक, ठीक है। जैसे कोई टॉपिक है रूल बनाने का, जैसे पुलिस एक टॉपिक है जिसपे कोई रूल बना सकता है, एजुकेशन एक टॉपिक है जिसपे कोई रूल फ्रेम बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। हेल्थ कोई टॉपिक है जिसपे बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, डिफेंस है ना, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ठीक है। सब कुछ क्या है, हमारे कुछ सब्जेक्ट्स है। तो इन विषयों को, इन टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया गया कि इन टॉपिक्स पे सिर्फ और सिर्फ सेंटर जो है वो बनाएगा रूल्स, मतलब इन सब्जेक्ट्स पे, इन टॉपिक्स पे बनाएगा सेंटर रूल, और इन सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने का हक, रूल्स रेगुलेशन लॉज बनाने का हक जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोविंसेस को जाता है। वो अपने हिसाब से उसमें रूल्स बना लेंगे जो सब्जेक्ट हमने उनको दिए हैं। जैसे मान लो हमने एक सब्जेक्ट था पुलिस का या फिर इसका क्या बोलते हैं डिफेंस का, वो हमने दे दिया सेंटर को कि डिफेंस के रिगार्डिंग जो भी आपको रूल्स बनाने हैं, रेगुलेशन बनाने हैं, यू पीपल हैव द राइट कि वो सिर्फ आप ही बना सकते हो। अब प्रोविंसेस को बोला कि मान लो हेल्थ दे दिया उनको, ठीक है, उनके एरिया के हिसाब से उनको हॉस्पिटल्स बनाने हैं, वहां पे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उनको जो सब्जेक्ट मिला है वो अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस विषय पे, उस सब्जेक्ट पे क्या बना सकते हैं, कानून फ्रेम कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया। तो क्या करा गया, डिमार्केट और सेपरेट कर दिया, लंबी सी बीच में लाइन खींच दी गई कि ये आपका हिस्सा और ये वाला हमारा हिस्सा, ठीक है। दिस इज योर एरिया एंड दिस इज आवर एरिया, जिसके अंडर हम जो है वो रूल बना सकते हैं। अब एरिया का मतलब कोई ज्योग्राफिकल एरिया की बात नहीं हो रही है, एरिया का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि ये वाले सब्जेक्ट्स इनको दे दिए, डिमार्केट कर दिया, डिवाइड कर दिया कि हम इन पे बनाएंगे और आप इन पे बनाओ, ठीक है। समझ में आया। तो पहली चीज क्या करी गई, जो हमारी प्रोविंसेस के ऊपर इनका दबदबा था उसको कम करा गया, इनके कंट्रोल को कम करा गया। कैसे, प्रोविंसेस को बता दिया ये हम लाइन मारने हैं, इस लाइन को आप नहीं पार करोगे, इस लाइन को इस लाइन को आप नहीं पार करोगे, इस लाइन को हम नहीं पार करेंगे, ठीक है। ये हमारी लक्ष्मण रेखा है। तो ये डिमार्केट कर दिए, जो ये वाले सब्जेक्ट्स हैं उस पे आप रूल्स बनाओ और जो ये वाले सब्जेक्ट्स हैं उस पे रूल बनाएगा आपका सेंटर, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे आपकी प्रोविंसेस। समझ में आ गया, ओके। अब एक और चीज करी गई, सेंटर को छोड़ो, ठीक है। अब क्या करा गया, पहले तो सेंटर का कंट्रोल हटाने के लिए प्रोविंसेस का सब्जेक्ट अलग कर दिया, लेकिन अब एक और चीज करी गई कि प्रोविंसेस में भी उन सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में बांट दिया गया। मान लो कि जो प्रोविंसेस थी उनको सब्जेक्ट मिला ए बी सी डी ई, ठीक है, उनको ये सब्जेक्ट मिले, कौन कौन से मिले, ए बी सी डी ई। अब इसको हेल्थ मान लो, एजुकेशन मान लो, पुलिस मान लो, एडमिनिस्ट्रेशन मान लो, कुछ भी मान लो, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स मान लो, तो कुछ टॉपिक्स उनको मिले, ठीक है। किसको मिले, प्रोविंसेस को, ठीक है। और इनको मिल गए थे डी ई एफ जी, जो भी ऐसे करके जेड ए यू एन, ठीक है। एक इनको मिल गए सेंटर को, तो साइड पे रखो। लेकिन जो ए बी सी डी ई जो सब्जेक्ट्स प्रोविंसेस के हिस्से आए उनको आगे दो हिस्सों में और डिवाइड कर दिया गया। जैसे मैं डिवाइड कर दूं, एक तरफ कर दूं ए बी ई, ई और बी, और एक मान लो मैंने कर दिया सी एक तरफ, ठीक है, ए डी ई बी और सी। अब इस तरफ जितने कम है ना तो उतने ज्यादा ये स्ट्रांग होते हैं। बताती हूँ कैसे, सुनो मेरी बात। तो प्रोविंसेस के विषयों को, टॉपिक्स को, जिन पे वो रूल्स फ्रेम कर सकते थे, उनको दो हिस्सों में आगे डिवाइड कर दिया। एक को नाम दिया गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और एक को नाम दिया गया रिजर्व्ड सब्जेक्ट, ठीक है। अब इनमें फर्क क्या है, तो देखो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वो होंगे जिसको एडमिनिस्टर करेगा गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अगला पढ़ो, फिर मीनिंग बताती हूँ। एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस वर्ड को ध्यान में रखना, रिजर्व कर दिया, ठीक है, उनके लिए ही है ये सिर्फ। अब देखो क्या होता है, अब ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में मान लो इन्होंने ले लिया हल्का सा कोई सब्जेक्ट ले लो, मान लो इन्होंने कोई लोकल एरिया के रिगार्डिंग, कुछ पंचायत के रिगार्डिंग कुछ इन्होंने सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। यहाँ कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग ही मान लो इनको ये ट्रांसफर सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। तो इन्होंने जब हेल्थ के ऊपर कुछ बनाया, ठीक है, तो कुछ जब रूल्स बने, जो गवर्नर इनको एडमिनिस्टर कर रहा है, जो उसके मिनिस्टर्स हैं जो उसकी हेल्प कर रहे हैं उसमें,
वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, वो अकाउंटेबल रहेंगे किसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल को। वो जो भी उस चीज में काम करेंगे उनको जवाब देना पड़ेगा किसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ठीक है, कि भाई आप क्या कर रहे हो, आपने हेल्थ सेक्टर में क्या क्या करा, ठीक है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ये सब हो रहा है, वहां पे डॉक्टर्स की कमी है तो क्यों है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है तो क्यों है। तो इन सब के लिए आपको हमने फंड्स दिए थे, फंड्स कहाँ गए, ये वो सब कुछ, तो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे ये, इनको जवाब देना पड़ेगा, किनको देना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल को। लेकिन ये लोग इतने ज्यादा चालाक थे कि ट्रांसफर में उन्होंने सब्जेक्ट तो ज्यादा बेशक अगर रख भी लिए, बट वो सब्जेक्ट रखे जो घिसे पिटे हैं, ठीक है, जिनपे मतलब घिसे पिटे सब्जेक्ट्स हैं, जिनपे इनको अगर जवाब देना भी पड़े ना तो कुछ ज्यादा बड़ी डील ना हो। बट जो आपके रिजर्व थे, ठीक है, जो बड़े स्पेशल थे एक तरह से मान लो, उनको भी एडमिनिस्टर करेगा गवर्नर, ठीक है, अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ में, बट वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल को। मान लो कोई पुलिस के रिगार्डिंग है, चलो अब उसने कुछ भी करा ना वहां पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ में, गवर्नर ने कुछ भी उन्होंने करा, वो कोई नहीं है जवाब देने को, मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कोई नहीं होती उनसे आंसर मांगने को, ठीक है। दीज पीपल आर नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ में आ गया। तो रिजर्व में इन्होंने रखे मेन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ताकि इनका दबदबा बना रहे। मतलब इसके अंदर बात कर रहे हैं हम लोग प्रोविंसेस के अंदर में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पेपर में यहीं से क्वेश्चन आता है कि बताओ किस एक्ट के अंदर जो प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स थे उनको ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड की कैटेगरी में बांटा गया था। तो वो कौन कौन किस एक्ट के अंदर थे, 1919। तो देखो यहाँ पे भी दो बन जाए 19, यहाँ पे भी दो बन जाए 19। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट्स बांटे, फिर भी सब्जेक्ट बांटे, यहाँ भी दो बनाए, यहाँ भी दो बनाए, 19 19, ठीक है। टू सब्जेक्ट्स बने, टू बन गए सेंट्रल प्रोविंशियल, यहाँ पे टू बन गए ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, ठीक है। अब हम करते हैं अगला फीचर, ठीक है। ओके, एक पॉइंट है यहाँ पे, अब ये स्कीम चल रही है ना ये डबल सिस्टम की, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं डायआर्की। क्या बोलते हैं, डायआर्की, ठीक है, जिसका मतलब होता है डबल रूल। अब ये लोग रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्योंकि ये अनसक्सेसफुल हो गया बहुत अच्छे तरीके से। देखो तभी तो ना खून की नदियां बह रही हैं, इनकी आंखें भी ग्रीन हो रही हैं, आईब्रोज तो ब्लैक ही रहेंगी, लिप्स भी ब्लैक हो रहे हैं, फेस ब्लू हो रहा है। तो इतनी बुरी तरह ये जो था ये फेल हो गया, जो इनका सिस्टम था डायआर्की का, ठीक है। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन आएगा, बताओ डायआर्की का जो सिस्टम था, डबल रूल का जो सिस्टम था, वो किस एक्ट के अंदर था। तो वो था 1919। डबल 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 डायआर्की, डबल रूल, समझ में आ गया, ठीक है। ओके, एंड अब चलो ठीक है, इतना ही था। ओके, आ जाओ अगला फीचर। फर्स्ट टाइम आपका इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पे बाय कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, किसमें, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। आई कहां से आ गया, लिखते वक्त गलती हो जाती है। ओके, सो क्या करा गया, पहली बार आपकी जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसको रिप्लेस करके आपका क्या लाया गया, बाइकैमरल लेजिस्लेटिव। अब देखो बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है टू, कैमरलिज्म का मतलब होता है चैम्बर या फिर रूम, ठीक है। क्या मतलब होता है, चैम्बर या फिर रूम। अब देखो चैम्बर या रूम क्या होता है पहले ये समझ लो। जैसे मान लो चैम्बर है, एक देखो एक ये चैम्बर है, ये चैम्बर है, ठीक है, दो चैम्बर है, दो रूम है, मान लो दो चैम्बर है। तो ये वाला जो चैम्बर है ना, ये सिर्फ अपने कामों के रिगार्डिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसको दी गई हैं, जो ड्यूटीज इसको दी गई है ना, ये उसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ उन्हीं का ध्यान ही रखेगा और उनके रिगार्डिंग ही काम करेगा। तो ये वाला चैम्बर है, इस चैम्बर को भी एक पर्टिकुलर एरिया दिया गया है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिया गया है, जिसके रिगार्डिंग इसके पास क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज हैं। तो ये बन गए दो चैम्बर। एक चैम्बर को कैमरलिज्म, बट दो चैम्बर को हम लोग बोलेंगे बाइकैमरलिज्म। तो क्या करा गया, जो हमारी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको खत्म करा गया, बोला बाय अब आपकी जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे नहीं भेजा, उसको रिप्लेस कर दिया गया बाइकैमरल लेजिस्लेटिव के साथ में। मतलब अब दो चैम्बर्स लाए गए, पहले एक ही था, ठीक है, अब क्या लाए गए, दो चैम्बर्स लाए गए, एक को नाम दिया अपर हाउस, एक को नाम दिया लोअर हाउस। मतलब इसको बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। अगर आपको याद हो, अगर आपको थोड़ा सा पता हो, तो हमारी राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, और हमारे लोअर हाउस को बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस भी बोलते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, किसका हाउस, कौन से पीपल का हाउस,
ठीक है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है अगर आपको इसका आंसर पता है। ठीक है, तो ये दो आपके चैम्बर्स बनाए गए, एक को बोला अपर हाउस, एक को बोला लोअर हाउस। अपर हाउस को, ये वाले चैम्बर को कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, कुछ अलग ड्यूटीज दी गई, उसके रिगार्डिंग ही काम करेगा। और लोअर हाउस को, लोअर चैम्बर को कुछ अलग से ड्यूटीज दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, जिसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम लोग बाइकैमरल लेजिस्लेटिव। ठीक है, और यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो आएंगे, कि कौन से मेंबर्स अब यहाँ पे ज्यादा रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे, वो डिसाइड होगा मेंबर्स की मेजॉरिटी बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। तो क्या इंट्रोड्यूस हो गया पहली बार, बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन। क्या इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट इलेक्शन का जो है वो इस्तेमाल करा जा रहा है, किसके लिए, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के लिए। किसमें, जो आपकी दो चैम्बर्स फॉर्म हुए हैं, मतलब जो आपका ये बाइकैमरलिज्म है। इंडिया में है बाइकैमरलिज्म कैसे, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा इज द अपर हाउस एंड लोकसभा इज द लोअर हाउस। ठीक है, ओके, यहीं पे मुझे आंसर दे दो, पार्लियामेंट में क्या क्या आता है। एक तो लोकसभा आती है, एक राज्यसभा आती है, एक और कौन आता है जरूर बताना कमेंट करके। ठीक है, अब आगे देखो, इतना समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, अगला फीचर, अपनी बुक भी आप साथ में क्या कर सकते हो, खोल सकते हो। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो, अब क्या करा गया कि जो आपकी वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, इन्होंने बोला कि इसमें ना जो 6 में से 3 लोग होंगे वो इंडियंस ही होंगे। क्या बोला कि जो आपकी वॉइस रॉय सर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें 6 लोगों में से 3 तो क्या होने चाहिए जी, 3 होने चाहिए आपके इंडियंस। क्या होने चाहिए, इंडियंस होने चाहिए। बट अदर देन दी कमांडर इन चीफ, वो तो उनका ही रहेगा, वो कोई इंडियन नहीं होगा। बट ये 3 क्या होने चाहिए, कम से कम 3 तो क्या होने चाहिए भाई, इंडियन होने चाहिए। समझ में आ गया। और क्या करा गया इस एक्ट ने, मैंने आपको पिछले एक्ट में पढ़ाया था बहुत अच्छे से कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, नहीं पता तो चेक करो जाके। इस एक्ट में और एक्सटेंड कर दिया, पहले सिर्फ मुस्लिम्स को दिया था, ठीक है, लेकिन अब और सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी बना दिए गए, सिक्स के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए एंड यूरोपियंस के लिए। ठीक है, समझ में आया किस किस के लिए, 6 के लिए, इंडियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए एंड यूरोपियंस के लिए क्या बना दिए गए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या कर दिए गए, फॉर्म कर दिए गए। ठीक है, मतलब एक्सटेंड कर दिया गया आपका प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जो कि कम्युनिटी क्या कर देता है, रिप्रेजेंटेशन का मौका देता है। ओके, ग्रांटेड फ्रेंचाइज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन। यहाँ पे मुझे हंसी क्यों आई, इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन तो बोल दिया, लेकिन सबको वोट करने का हक नहीं था, सबको फ्रेंचाइज राइट टू वोट नहीं मिला। वोटिंग का हक भी कुछ ही लिमिटेड लोगों को मिला। किसके बेसिस पे, प्रॉपर्टी के बेस पे, कितनी प्रॉपर्टी है जी, कितना टैक्स देते हैं, कितनी एजुकेशन है, सबको यहाँ पे वोट करने का हक नहीं था। तो पेपर में जिस बच्चे ने यहाँ से नहीं पढ़ा और क्वेश्चन आ गया कि सबको फ्रेंचाइज मिली थी, डायरेक्ट इलेक्शन था, तो आपके दिमाग में ऐसा तो इलेक्शन में वोट करते हैं, नो, यहाँ पे लिमिटेड फ्रेंचाइज की बात हो रही है, जो कि आपकी किसके बेसिस पे दी गई, प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन। ठीक है, समझ में आया। ओके, तो याद कर सकते हो आप ऐसे, कैसे करो, जिसके पास एजुकेशन है उसने पढ़े लिख के क्या करा, प्रॉपर्टी खरीदी और प्रॉपर्टी पड़ गया उसको टैक्स, तो ऐसे करके इसको आप कर सकते हो याद। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, एक और चीज करिए, एक नया ऑफिस बनाया गया, जैसे 1858 के अंदर एक हमारा नया ऑफिस बना था ना, सेक्रेटरी फॉर द स्टेट। ठीक है, कौन बना था ना, इंडिया के लिए सेक्रेटरी बना था एक इंडिया के लिए। तो वैसे ही एक न्यू ऑफिस यहाँ पे फॉर्म होता है, इस एक्ट के अंडर में फॉर्म होता है, वो भी लंदन में होता है, जिसका नाम होता है हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। ये क्या करता है, मतलब इसको क्या किया जाता है, जो सेक्रेटरी फॉर द स्टेट के पास, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो कुछ ड्यूटीज थी, वो इनको ट्रांसफर कर दी जाती हैं। आपकी बुक में ना चेक करो, आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ के शायद कंफ्यूज हो सकते हो, अगर आपको नहीं पता, अगर पता तो बहुत अच्छी बात है, पर उसका मतलब सिर्फ यही है, HITH, HITHE या TO, हिथरतो। ठीक है, तो एक वर्ड है, उस वर्ड का मतलब होता है अंटिल नाउ। तो क्या करा गया, इसका मतलब क्या है, या बिफोर नाउ कह सकते हो। मतलब इस लाइन का ये निकलेगा कि जो अब तक जो फंक्शंस और जो ड्यूटीज, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास थी, उनको ट्रांसफर कर दिया गया आपके हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। हाई कमिश्नर कोई नहीं, जो एम्बेसडर्स होते हैं हमारे, ठीक है, डिप्लोमेट्स के बाद होते हैं जो हमारे फॉरेन सर्विस में जाते हैं, वो एम्बेसडर बनते हैं, तो वही है ये हाई कमिश्नर का ऑफिस सेटअप करा गया इन लंदन। ठीक है, और क्या कर दिया गया, जो ये सब्जेक्ट्स थे इनके पास अब से पहले अब तक जो इनके पास काम थे करने को, कुछ ड्यूटीज थी, वो ट्रांसफर कर दी गई टू दी हाई कमिश्नर। ठीक है, समझ में आ गया। एक नई चीज, हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, CSE की।
सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, इसको कंडक्ट कौन करवाता है? यूपीएससी। तो शुरुआत कहां से हुई देख लो, इसने एस्टेब्लिशमेंट कर दी इस एक्ट ने पब्लिक सर्विस कमीशन की। किसकी कर दी? पब्लिक सर्विस कमीशन की, ठीक है। तो ये क्या है? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है जो 1926 में फॉर्म हुआ। क्यों? फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट। उसने बोला कि भाई एस्टेब्लिश करो कोई पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इन्होंने कर दी। कौन सी? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि हमारी यूपीएससी, ठीक है। और किसके लिए करी? रिक्रूटिंग द सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। ओके, पेपर में ये भी क्वेश्चन आएगा। देखो कितना अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे हो रही हैं। ओके, तो सेपरेट प्रोविंशियल बजट फ्रॉम, सेपरेट द प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट, ठीक है। अब क्या हुआ देखो बताती हूँ। हर चीज दो दो बन रही है, तो बजट का भी दो बन गया। पहले क्या होता था कि एक ही बजट है, पर अब बोला गया नो प्रोविंसेस, आप अपना बजट बनाओ, आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करो? बजट को करो। क्या कर दिया गया? अब सेंटर के बजट से प्रोविंसेस के बजट को अलग कर दिया गया। जैसे सेंटर और इसके सब्जेक्ट अलग अलग करे गए थे, वैसे बजट भी अलग कर दिया और इनको ऑथोराइज कर दिया गया दैट यू पीपल कैन नाउ इनैक्ट योर ऑन बजट। समझ में आके सब कुछ दो दो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सब कुछ क्या हो रहा है? दो दो हो रहा है, डबल डबल हो रहा है। अगला, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स। इसको एक बनाई गई कमीशन बनाई गई जो क्या करेगी? देखो, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जो भी कोई बॉडी या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपकी लॉ से बनती है, ठीक है। जो चीज आपकी लॉ से बनेगी, स्टैट्यूटरी जो आपकी लॉ से बनेगी, यहाँ पे सबकी टंग ट्विस्ट होती है, मेरी भी होती है, तो स्टैट्यूटरी या कैसे भी पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पे सबकी टंग हो जाती है ट्विस्ट, कोई ही बात नहीं। स्टैट्यूटरी या कुछ भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। तो ये कमीशन बनती है। दिस कमीशन का काम था कि वो इंक्वायर करेगी यहाँ पे और 10 साल के बाद करेगी रिपोर्ट। क्या करेगी? मतलब जैसे बन गया तो 8 से 10 साल बाद क्या करेगी? रिपोर्ट करेगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर क्या रही है, ठीक है। तो दोबारा करते हैं इसको, स्टैट्यूटरी। कभी कभी हम फ्लो में बोलते निकल जाते हैं, मेरे साथ में बहुत होता है, ठीक है। बहुत, अब सबको लगेगा कि इसको ना प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, ऐसा नहीं होता। हमें पता होता है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, बट हर किसी की ना एक वर्ड होता है यहाँ पे वो फंस जाता है बोलते हुए। जैसे बचपन में होता था कि कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं हम बोल पाते थे, है ना, किसे बोलते थे, तो कहीं ना कहीं पे हमारी टंग ट्विस्ट कर जाती है। तो आप भी बताना आप किस वर्ड पे करती है। इट्स नेचुरल, ठीक है। तो शर्म की कोई बात नहीं है, नेचुरल है। अगर मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं गलत प्रोनाउंस कर देती हूँ या फिर स्लिप हो जाती है टंग, तो आपको भी नहीं करनी चाहिए। इससे ये भी मैसेज लो, अपने आप को किसी के साथ में कंपेयर मत करो, ठीक है। यू आर द यूनिक वर्जन ऑफ योरसेल्फ, सो डोंट लेट एनीबडी कि वो आपको ना आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर दे जब आप उसको कंपेयर करो उसके साथ में, या खुद को भी इतनी आप जो परमिशन मत दो कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस कंपैरिजन करके ना समझ जाओ नीचे आ जाए, ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इनको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आगे आगे क्या हो रहा है, हमारा जो कंटेंट है, ठीक है, उस एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अब हम इनको रिपीटेशन में नहीं ला सकते, चीजों को रिपीट नहीं कर सकती। तो इसको स्टॉप करते हैं यहीं पे। हमें बहुत सारा करना है। सिर्फ हमने अभी तक लक्ष्मीकांत के हिसाब से जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो कर रहे हैं, लेकिन जो असल में कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट है वहां तक तो हमें पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा अभी, ठीक है। तो बताना फर्स्ट पार्ट में क्या आता है। तो इसलिए इसको स्टॉप करते हैं गाइस। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड वाचिंग मी। और पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलेंगे कल न्यू एक्ट के साथ में, और तब तक बाय 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 बाय। या थैंक यू, बाय बाय। फाइनली आई एम एंडिंग, सो एंड करो, पढ़ लो, बुक उठा लो। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय, स्टे अमनिफाइड।